मध्य प्रदेश को निवेश और उद्योग का नया हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों और सरकार की उद्योग समर्थक सोच को विस्तार से सामने रखा। अहमदाबाद में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के दो बेटे हैं। मां नर्मदा दोनों राज्यों के विकास और समृद्धि की जीवन रेखा हैं। कभी असंभव लगने वाली सरदार सरोवर परियोजना को पीएम मोदी के नेतृत्व और संकल्प से साकार किया गया। आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्य सौहार्द और पूर्ण समन्वय के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यही विकसित भारत का सशक्त मॉडल है। आज मध्य प्रदेश की ओर से गुजरात के उद्योगपतियों को निमंत्रण देने आया हूं। आप गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उद्योग स्थापित करें और प्रदेश के विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई दें। मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के दो बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है। हमारे मोदी जी ने सरदार सरोवर डैम के माध्यम से जो संकल्प लिया था, असंभव काम मोदी जी के लिए सब संभव है और वो हम सब के लिए समृद्धि लेके आए। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, टूरिज्म सब सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। मैं अपने गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूँ कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का निमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूँ। बैठक के दौरान निवेशकों ने मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने और अपने कारोबार का विस्तार करने में रुचि दिखाई। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उद्योग समूहों ने करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव भी दिए। हालांकि निवेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के निवेश संबंधी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता को ये बताया जाना चाहिए कि अब तक घोषित निवेश प्रस्तावों में से कितना निवेश वास्तव में धरातल पर उतरा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार निवेशकों के लिए अपेक्षित माहौल तैयार करने में सफल नहीं रही है, जिसके कारण औद्योगिक विकास की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की उद्योग और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है, जिसका सीधा लाभ युवाओं को रोजगार और प्रदेश को आर्थिक विकास के रूप में मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जो वादा किया जाता है उद्योगपतियों से कि आप आके यहाँ पर निवेश करें, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, जमीन देंगे, एक ही स्थान पर हम सारी आपकी एनओसी देंगे, लेकिन वास्तविक धरातल पर उससे विपरीत स्थिति है। मध्य प्रदेश में निवेशक आता है, बात सुनता है, घोषणाएं भी बहुत कर जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग है। अभी तक कोई ऐसा बड़ा एक भी इंडस्ट्री वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारे इन्वेस्टर मीट के जरिए यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों की वजह से मध्य प्रदेश में लगातार निवेश हो रहा है। नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार भी मिल रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश दुनिया भर में एक नया औद्योगिक केंद्र के रूप में दिखाई देने लगा है। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास ही हैं जो लगातार सफल हो रहे हैं। अहमदाबाद की यात्रा के बाद मध्य प्रदेश औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में उद्योगपतियों से लगातार संवाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ निवेश के दावों को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। सरकार का दावा है कि निवेश प्रस्तावों से मध्य प्रदेश में उद्योगों का विस्तार होगा,
नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं विपक्ष इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि अहमदाबाद से मिले निवेश प्रस्ताव कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं और प्रदेश के युवाओं को रोजगार तथा उद्योग जगत को नए अवसर कब तक मिल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा निवेश से समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और उससे पहले एक नजर डालेंगे क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। अहमदाबाद के इंटरैक्टिव सेशन का मध्य प्रदेश में कितना होगा असर? उद्योगों को आकर्षित करने में कितनी सफल रही सरकार? सरकार के निवेश मॉडल पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल? मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के बीजेपी के दावों में कितना दम? तो मध्य प्रदेश को निवेश और उद्योग का नया हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों और सरकार की उद्योग समर्थक सोच को विस्तार से सामने रखा। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस का यह कहना है कि भाई अगर निवेश की बातें हो रही हैं तो जो पहले निवेश आया है वो धरातल पर कितना उतरा, इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, इस बारे में भी बात होनी चाहिए। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर वाणी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं स्पर्श चौधरी जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। स्पर्श जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है IND 24 में। चलिए शुरुआत में डॉक्टर वाणी आपसे कर लेता हूं। डॉक्टर वाणी, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई अच्छी बात है कि निवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर के वहां के उद्योगपतियों से चर्चा की जा रही है, वो सब ठीक है, लेकिन धरातल पर जो चीजें जैसी दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही हैं। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर वाणी, विकास हो, यहाँ रोजगार के अवसर हो और एक सुनिश्चित माध्यम से हर दिशा में हम प्रगति और उन्नति की राह पकड़ें। और उसका उदाहरण है ये जो अहमदाबाद से आप जानते हैं वो मिल के आए हैं, अरविंद मिल्स के जो ओनर हैं, और मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स का जो बिजनेस स्थापित कर इसका विस्तार करने की योजना है। जमीन आवंटित हो गई है धार में, PM मित्रा पार्क, इंदौर में और देवास में। इसका महत्व क्या है? जब हम टेक्सटाइल पार्क्स की बात करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप की बात कर रहे हैं। ये आज हमने घोषणा की और कल वहां पर कांग्रेस को मिल जाए एक इमारत, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ईंट और पत्थरों से वो इमारत नहीं, ये एक पूरी संरचना है। और इसके तहत संरचनात्मक सुधार, नीतिगत आधुनिकीकरण मध्य प्रदेश में सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया है। अब बात है यहाँ ये निवेशकों को आमंत्रित करना। मां नर्मदा, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों ही प्रदेशों में परिवारों के दुख सुख के लिए भागीरथ होती है, और इसीलिए ये दोनों प्रदेशों के बीच में अगर सांठगांठ हो और आपसी संबंध के नाते वहां से यहाँ उद्योग की स्थापना हो तो सिर्फ टेक्सटाइल प्रोडक्शन यानी वीविंग नहीं, यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बनने शुरू होंगे। एक बहुत बड़े समुदाय को रोजगार मिलेगा और ये वॉल्यूम बेस्ड है। वॉल्यूम बेस्ड के साथ साथ में ये बहुत टेक्निकल प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसकी तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने की है, और इसलिए अब इनको धरा पर आमंत्रित कर विस्तार की अब बात आ रही है। चलिए ठीक है, स्पर्श जी से टिप्पणी चाहूंगा आप ही की बात पर। स्पर्श जी, क्या कहेंगी डॉक्टर वाणी की बात पर, आपकी प्रतिक्रिया? तो पिछले रिसोर्सेज का कैसा यूटिलाइजेशन हुआ उसका भी एनालिसिस करते हैं। पिछली बार जो हमने सोच के प्लान बनाया था उसका कैसा
क्या सही रहा क्या गलत रहा वो करते हैं। बिल्कुल वैसे ही सार्वजनिक नीति है ना, पब्लिक पॉलिसी भी होती है, और मुझे लगता है ये सभी निर्णयों में होता है। तो अगर कांग्रेस ये सवाल पूछती है, बहुत निवेश का तो हमेशा स्वागत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस ये सरकार सवाल पूछती है एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, और वाणी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एकदम से नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब हम श्वेत पत्र की डिमांड करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि आप सबके सामने बताइए कि पिछले वाले का कितना परसेंटेज से क्या आउटकम रहा, तो सिर्फ निवेश के आंकड़ों की हवाबाजी ना रहे। मैडम मैंने आपको सुना तो अब अभी एकदम से सुनिए थोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल एक बहुत ही जिम्मेदार सवाल है कि आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए इस चीज का कि आपने जो पिछड़ा भी मोहन यादव जी सरकारी पैसे पे सरकार को कर्जे में डालकर अगर जनता के हित के लिए विकास कर रहे हैं तो उन्हें बताना भी चाहिए कि ये विकास आखिरी आदमी तक जिसको रोजगार चाहिए, वो 17 लाख आकांक्षी युवा जो रोजगार पोर्टल में है वर्सेस मात्र 57,000 युवा जिनको निवेश से रोजगार देने का आंकड़ा सरकार देती है। तो मेरा सवाल यही आ जाता है कि जमीन पर जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो किसी युवा को रोजगार मिल रहा है अगर वो दिख रहा है, एक बात ये। दूसरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने शुरुआत की थी जिस बात से कि आपने एग्जिस्टिंग उद्योगों के साथ क्या समस्याएं आ रही, क्या उसको एनालाइज किया। पीथमपुर इज अ गुड काफी डोमिनेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अब आप कहते हैं कि वहां पर हमने ये किया वो किया, ये लगा अच्छी बात है, लेकिन जो पीथमपुर की इकाइयां बंद हुई ऐसे तमाम प्रदेश के हिस्सों में जहां पर इकाइयां बंद हुई, क्यों हुई, क्यों एयरपोर्ट या एक्सप्रेस वे बन के अगले दिन गिर जा रहे हैं, क्यों धस जा रहे हैं। तो क्या ये सवाल जनता जब करती है वो ही इन्वेस्टर भी देखता है। यही वजह है कि एमओयू होती है और वो एग्जीक्यूट होते होते 15% आउटकम में दिख पाती है, बेयरली 15% ये जो एग्रीमेंट्स है वो जमीन पे दिखते हैं। और मैं बात ढांचागत समस्याओं की कर रही हूँ। तो मोहन यादव जी को अपनी पीठ हमेशा की तरह इवेंट बाजी में थपथपाने की बजाय हम थपथपा रहे हैं, डोंट वरी, जनता थपथपाती है जब आउटकम दिखता है तो, लेकिन सिर्फ थपथपाने के लिए, इवेंट बाजी करने के लिए जो उनकी आदत है नहीं करना चाहिए, ये हमारा कहना है। चलिए ठीक है वाणी जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हुए, एक टिप्पणी छोटी सी उनसे चाहूंगा, फिर आपके पास आता हूं। रमेश जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि मध्य प्रदेश में जो निवेश को लेकर के जो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं उन्हें परखने के लिए किन आंकड़ों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए? पहला एमओयू, या फिर वास्तविक निवेश, या फिर जो रोजगार, जो उससे रोजगार जो जनरेट होगा? क्या कहेंगे सर? देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो अलग अलग बात है, इसमें कोई शक नहीं। निवेश के लिए राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है उसके प्रयास अच्छे हैं, उनके निर्णय ठीक है, उनकी नीति भी ठीक है और निवेशक आकर्षित भी हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बात सही है कि उसके क्रियान्वयन की गति में जो थोड़ी सी तेजी होना चाहिए थी वो थोड़ी सी कम है, लेकिन वो क्रियान्वयन उनका धरती पर उतर रहा है। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी इस पर है, हमको कुछ व्यवहारिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। निवेशकों को आमंत्रित करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्री का आधुनिकीकरण के साथ साथ कहीं ना कहीं हमको युवाओं के कौशल की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। निवेश से जो इंडस्ट्रियां डलेंगी उसमें जितना अपन को कल्पना है कि एक स्थित इंडस्ट्री में इतने रोजगार मिलेंगे, उसकी संभावना कम है। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, एआई बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें मैन पावर उसमें अपेक्षाकृत कम होगी, एक बात होगी। दूसरी बात, भारत सरकार का एक प्रयास है हस्तकरघा का और हस्तशिल्प का जो प्रयास है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने निर्णय मृगनयनी का और महेश्वर की साड़ी का, चंदेरी की साड़ी का, उसको उन्होंने जोर दिया था। तो मैं समझता हूँ ये टेक्सटाइल की आधुनिक इंडस्ट्री के बजाय निचले स्तर पर जो कुटीर उद्योग है, खासतौर से बुनकर को उस हाथ को काम देना, मैं समझता हूँ सरकार को समानांतर उस पर भी विचार करना चाहिए। और इसके अलावा कई अगर कुछ पुरानी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, जैसे मंडीदीप में कई इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं, गोविंदपुरे में कई इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं, इसका कारण क्या है? मान लीजिए कोई निवेशक अगर आज आ गया, वो निवेश कर रहा है और उसके बाद अगर आगे उसके पास क्या समस्या रहती है जिसके कारण ये चीज होती है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि मध्य प्रदेश के प्रयासों की मैं सराहना करूंगा। मुख्यमंत्री के नियत भी ठीक है, निर्णय ठीक है, नीति भी ठीक है, क्रियान्वयन की गति थोड़ी बढ़े, लेकिन उसमें बहुत व्यवहारिकता भी इसमें होना चाहिए। बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण की हम जोर न दें। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बात खत्म करूंगा। आप अगर सर्वे करेंगे तो चीन में 100 इंडस्ट्रियां मोबाइल बनाने की ऐसी हैं जो 1 करोड़ मोबाइल साल भर में बनाती हैं। ये 100 इंडस्ट्रियां, उसमें एक भी मनुष्य काम नहीं करता, सारी की सारी रोबोट और एआई काम करते हैं।
कल्पना कर सकते हैं? ये स्थिति आगे चल करके जो बढ़ रही है, अगर एआई, रोबोट, आधुनिकरण जैसे जैसे होगा, मान करके चलिए कि मानवीय रोजगार उसका अवसर घटेंगे, तो कुल मिलाकर के हमको आने वाली दीवार पर जो उभर रही है उसको देख करके, चूंकि भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है, तो हमको युवाओं के रोजगार पर समानांतर कुछ न कुछ अतिरिक्त विचार करना पड़ेगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके निवेश आमंत्रित करना पड़ेगा। जी, बहुत ही सही सटीक पॉइंट सर आपने उठाए हैं। जो आपने एआई और रोबोटिक्स और उसकी बात कही है, बात बिल्कुल सही है। और वाणी जी, जैसे जो बात रमेश जी कह रहे हैं कि भाई निवेश मान लीजिए हो गया, निवेशक आ गया, प्लांट भी लग गया, लेकिन वो जैसे वो गोविंदपुरा का एग्जांपल दे रहे थे, मंडीदीप का उदाहरण दे रहे थे, भाई क्या कारण है कि भाई लगने के बाद फिर वो बंद क्यों हो जाते हैं? ये भी, इस पर भी विचार होना चाहिए। क्या कहेंगे वाणी जी? दिव्यांशु जी, देखिए, जो इंडस्ट्रीज बंद होती है उनके ऊपर डेफिनेटली समीक्षा होती है। वो क्यों बंद हुए, कारण कोई कई हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है नीतिगत कारण हो, पर हम जो संरचनात्मक सुधार कर रहे हैं, हम जो नीतिगत आधुनिकीकरण कर रहे हैं, इसमें ये सब पहलुओं पर नजर भी है और इनको रिपीटेडली इनके ऊपर संशोधन भी किया जा रहा है। संशोधन का ये नतीजा है कि आज लेबर लॉज में जो हमने सरलीकरण किया है, हमने जो बिजली पानी की व्यवस्था की है, हमने जो सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया है कि नई इंडस्ट्रीज के लिए सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइव डेटा मिल जाए, कौन सी इंडस्ट्री जो स्थापित होनी है उसका आज की यथास्थिति कैसी है। कारण के ऊपर जो मुझे लगता है जो निर्णय लिया जाता है, जिसके कारण ये जो गति है इसमें सुधार, मैं बिल्कुल मानती हूं। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो बहुत रहता है और उसके तहत हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, क्योंकि वो ओपन माइंड के साथ, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारी जो बढ़त है, जो ग्रोथ है, वो भी बहुत आगे बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तो स्पष्ट किया है कि नियत बहुत साफ है, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण और हर क्षेत्र को एक रीजनल इंपॉर्टेंस देते हुए जो सुधार होना है, जो विकास होना है, उस पर दृष्टि है। रही बात हस्तकला और ये जितने भी कुटीर उद्योग हैं, उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है हाल ही के दिनों में कि ये जितनी हस्तकला के क्षेत्र हैं, चाहे गोंड क्षेत्र हो, चाहे चंदेरी हो, चाहे महेश्वरी हो, ये सब पर भी प्राथमिकता देते हुए इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी। स्पर्श जी, क्या कहेंगे वाणी जी की बात पर? मुझे लगता है कि अनुमान, नियत सब अपनी जगह है और ये मैंने भी कहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि जैसे अगर हम ये सवाल कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट, लेट से आपके अभी करोड़ों के आप अग्रीमेंट ले आए, लेकिन प्रोजेक्ट वाइज इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है, एमओयू कितनी एग्जीक्यूट हुई, क्या प्रदेश का वो युवा जो 17 लाख है और वर्सेस आप कुछ हजार में नौकरियां दे रहे हैं, उसको आप कोई डेडलाइन दे सकेंगे या सिर्फ अनुमानित बोलकर? क्योंकि कॉस्ट ऑफ हैविंग दीज समिट इज मच मोर देन जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं उससे। तो अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बड़ी सी कर रहे हैं, एक और सवाल जो उठता है वो ये है कि जमीनी स्तर पर इन एनओसी सिंगल विंडो सिस्टम आप लेके आए, विच इज गुड, विच इज द नीड ऑफ द आवर, लेकिन जमीन पर जब जाते हैं तो महीनों लग जाते हैं इन्हीं प्रोसेसेस में। जब आप कोई कर रहा होता है उससे पूछिएगा इन प्रक्रियाओं को। दूसरी एक और बात जो ढांचागत है वो ये है, मुझे लगता है इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सरकार में है तो जवाबदेही बनती है, बट मुझे लगता है एक ढांचागत समस्या, क्या रीजनल इम्बैलेंस की समस्या। क्यों कुछ ही सेक्टर हमारे ऐसे हैं, बंद होने की बात तो हम तब कर रहे हैं जब वहां पर लगाने का सवाल है, पीथमपुर, मंडीदीप तमाम, लेकिन हमारा प्रदेश तो बहुत बड़ा है, हम अलग अलग किस्म की इंडस्ट्री, उदाहरण के तौर पे अगर मैं एग्रीकल्चर में नर्मदापुरम रायसेन हरदा बेल्ट की बात करती हूँ, तो एग्रो डोमिनेंट जो हमारा प्रदेश है, इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एग्रो प्रोसेसिंग पे जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार इतने लंबे समय से ध्यान दे रही है, तो डबल इंजन की सरकार कहाँ फेल हो गई, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यानी अलग अलग रीजन में अलग अलग किस्म के उद्योगों की लगाए जाने की, उनकी सस्टेनेंस की और उनसे होने वाले प्रदेश के युवाओं को रोजगार की। एक और जरूरी बात जो यहाँ उठाई गई, विच आई रियली अप्रिशिएट, वो है कौशल विकास का गैप।
आप एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पे जाएं या मुख्यमंत्री कौशल विकास की जो योजना है, क्योंकि मैं एक समय पर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में थी, तो हमने जमीन पर ये समस्याएं पाई। योजना जब आई थी शुरुआती दौर में, मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूंगी कि वो शुरुआत में आई थी, अच्छे के लिए आई थी, लेकिन आज पीएमकेवीवाई का फेलियर हो, चाहे मध्य प्रदेश की कौशल विकास योजना को फेलियर, जमीन पर जब हमने देखा तो हमारी आंखें फटी रह गई। तो मजे की बात यह है कि जब ये इंडस्ट्रीज आप लगा रहे हैं तो प्रदेश का युवा जो ग्रेजुएट की जो अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या पिछले 6 साल में 6 महीने में भयानक बढ़ गई है। यानी आप हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट को क्या दे रहे हैं, आई मीन जो स्किलेबल ग्रेजुएट है जिनको आप स्किल कर सकते हैं, उनके लिए क्या पेश कर रहे हैं? उनको क्या आप रोबोटिक्स का एजुकेशन दे पा रहे हैं? उनको क्या आप एआई का दे पा रहे हैं? और फिर उनको आप कितना हायर लेवल के जो स्ट्रक्चर है नौकरियों के, उसमें कितना लगा पा रहे हैं? फिर आप नीचे आ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा रोजगार मिलते हैं। आप टेक्सटाइल पार्क की बात करी थी मैडम, बहुत अच्छी बात है क्योंकि डेफिनेटली टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत रोजगार बनते हैं, लेकिन क्या 22 सालों की आपका सरकार का अनुभव रहा है और शिवराज सिंह चौहान जी के समय से हम ये समिट कर रहे हैं, मोहन यादव जी को आप कहना चाहती होंगी कि वक्त दे दें, लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे साल में क्या हम हमारे प्रदेश के युवाओं को कुछ ठोस दे सके कि उन्हें सरकारी नौकरियों पर डिपेंड ना करना पड़े? वो तो अलग ही भर्तियों की समस्या चल रही है करप्शन की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार प्रदेश के युवा को मिले, इसलिए हम जमीन पे कुछ नहीं कर पाए हैं, फेल हुए हैं। तो सिर्फ दावों से प्रदेश का युवा नहीं चलता है ना, प्रदेश के युवा को आउटकम चाहिए, उसके घर पे उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीज और ढांचागत समस्याओं पे काम जरूर करना चाहिए, ये जरूरत। ठीक है, वाणी जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? जी वाणी जी। जी, बहुत अच्छी बात कही स्पर्श जी, युवाओं के प्रति आपने चिंता व्यक्त की, बट ये चिंता मुझे लगता है सिर्फ लोकलाइज्ड स्पोरेडिक बयानों में आपके दिखती है, क्योंकि राहुल गांधी जहां फोटो खिंचवाना है वो जमीन पर रोड पर लेट जाते हैं, अपनी मीडिया को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन आपके शासित राज्यों में वो युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, वो बोल भी नहीं पा रहे, उनके मुंह में दही जम गया है। और जब बात करना चाहे शासन या सरकार बात करना चाहे तो वो वहां से वॉकआउट कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठोस आपके पास कोई वजूद के कारण नहीं है, आपके पास कोई उत्तर नहीं दे सकते आप। अगर हम कोई काउंटर प्रश्न कर ले, रही बात स्किल डेवलपमेंट की, तो मध्य प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है स्किल डेवलपमेंट हर उस योग्य युवा के तक पहुंचे। हमने ज्ञान की परिभाषा में अपनी योजनाओं का विस्तार किया है, ना कि खोखले वादों और झूठे फलसफों के कारण। स्पर्श जी, पहले तो आप ये बताइए क्यों झारखंड में, क्यों आपके कर्नाटक में, आपको पता है ना प्रियांश खड़गे जी ने क्या उत्तर दिया था कि आप इतने घंटे पहले अनशन रखिए, फिर लाठी चार्ज खाइए, उसके बाद में जो भी कार्रवाई करूंगा। तो देखिए, नीति और हमारी नियत ये दोनों स्पष्ट होनी चाहिए, पूरे देश में स्पष्ट होनी चाहिए, स्पोरेडिक नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। रमेश जी के पास जाना चाहूंगा। रमेश जी, आपसे एक सवाल मेरा यही रहेगा कि भाई अगर मध्य प्रदेश को अपने पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात या महाराष्ट्र से अगर प्रतिस्पर्धा करनी है, क्योंकि देखिए गुजरात और महाराष्ट्र चाहे निवेश की बात कर लें, उद्योगों की बात कर लें, बहुत आगे हैं, इसे एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए मध्य प्रदेश से अगर कंपेयर करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि निवेश के माहौल को देखते हुए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत क्या आप किसे मानते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ है? हम कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है? रमेश जी। देखिए, निवेश की दृष्टि से अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो आधारभूत ढांचा था उसकी थोड़ी सी कमी थी, जिसमें सबसे बड़ा काम था कनेक्टिविटी का। अब इस सरकार ने कनेक्टिविटी की तरफ बहुत ज्यादा जोर दिया है, फ्लाइट्स भी बढ़ाई हैं, रोडों का चौड़ाकरण किया है, 4 लेन रोड बने हैं। तो मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से इसलिए सबको आकर्षित करता है कि मध्य प्रदेश देश के अंदर बीच में बना हुआ है। यहाँ से आप भारत के किसी भी नगर में, किसी भी बड़े नगर में, किसी भी बड़े प्रदेश में सीधा कनेक्शन है। ये निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक बात है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल एरिया कहीं डाली है तो वहां से कनेक्टिविटी कैसी होगी? वहां से उनको अगर फ्लाइट से शारजाह जाना हो, फ्लाइट से दिल्ली जाना हो, फ्लाइट से चंडीगढ़ जाना हो, इसका तो कुछ दिन पहले तक अभाव था। अब जिस तरीके से हवाई सेवाएं जो बढ़ाई हुई हैं, रोड उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है,
फिर इसके अलावा एक और बात मध्य प्रदेश के साथ थी, विशेषता थी, जिस पर अब सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश का पानी आप कल्पना कर सकते हैं, करीब 65 से 70% तक मध्य प्रदेश का पानी बहकर चला जाता था, चाहे वो चंबल नदी हो, चाहे वो नर्मदा जी हो, या बेतवा हो, या वो तो कुल मिलाकर के अब ये जिस तरीके से उसको जोड़ने का काम किया है, उनको रोकने का काम किया है, छोटी छोटी नहरें बनी है, तो नहरों के द्वारा ये जो पानी फैला है, रोड फैला है, हवाई यात्रा बढ़ी है, तो इसके कारण कनेक्टिविटी बढ़ी। तो कनेक्टिविटी को देख करके निवेशक आकर्षित हुए हैं। और दूसरी फिर सरकार ने एक और सुविधा दी है कि गुजरात और महाराष्ट्र में निवेशकों को जितनी सरकार की तरफ से जमीन को लेकर के, अन्य सुविधाओं को लेकर के जो परसेंटेज है, हमने थोड़ी सी सुविधाएं उसकी बढ़ाई है। और इसके अलावा एक टेबल डेवलप की है कि उसी टेबल पर उनके सारे काम हो जाएं। कई बार होता था कि अलॉटमेंट के लिए कहीं अलग जाना, बिजली के लिए कहीं अलग जाना, किसी और चीज के लिए अलग जाना, तो वो सारी परमिशन एक विंडो से हो जाए। ये जो सुविधाएं बढ़ाई हुई है सरकार ने, यद्यपि समय के साथ हर सरकार ने कुछ न कुछ बढ़ाया, शिवराज ने भी बढ़ाया था, कमलनाथ जी ने भी बढ़ाया था, निवेशकों की बैठक कमलनाथ जी ने भी की थी, तो कहीं ना कहीं उसको 2-4 कदम आगे चल करके मोहन यादव जी ने बढ़ाया है, इसलिए निवेश आकर्षित ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए जो गति आई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी, और गति आई है और गति हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी बढ़ेगी और आगे बढ़ना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने की, चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। तो बात इतनी सी है कि भाई निवेश लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में जो आज अहमदाबाद में जो संवाद हुआ है वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन बात वही है कि निवेश आने के बाद वो चीजें स्मूथली हों, उद्योग लगें, लोगों को रोजगार मिले, ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।